वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल ऑनलाइन मित्र पर। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज के शो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एनपीसीआई की तरफ से जो ईपीएस को लेकर जो कुछ नए नियम लाए गए उनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। हालांकि इसमें नया कुछ भी नहीं है, हमेशा पहले की से ही ये नियम लागू है, लेकिन इन्हें जो है ठीक तरह से जो है नियमों में लाया नहीं गया था। और अब तक आप लोग जिस तरह से भी काम करते थे बिल्कुल आप लोग फ्री हैंड थे, लेकिन अब आप सभी लोगों को पता है कि एनपीसीआई की तरफ से बार बार कई बार इतने सारे अलग अलग नियम जो है लाए गए, जिनकी वजह से न सिर्फ एईपीएस कंपनी रिटेलर को भी अच्छी खासी जो परेशानी उठानी पड़ी है। और आप सभी लोगों को पता है कि 1 जनवरी 2024 के बाद में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की वजह से रिटेलर्स को कितनी ज्यादा परेशानी होती थी कि हर कस्टमर के बाद में रिटेलर को भी अपना फिंगर लगाना पड़ता था। लेकिन इसके बाद जैसे 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 एनपीसीआई ने ये पाया कि हाँ अब इससे जो फ्रॉड कम हो रहे हैं, जो फेक एईपीएस की आइडिया बनाई गई थी जो थर्ड पार्टी यूजर के द्वारा, कि जिसपे रिटेलर को भी नहीं पता था कि मेरे नाम से ये आईडी चल रही है, ऐसे में उन रिटेलर्स का भी काफी ज्यादा लॉस हुआ। लेकिन टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आने के बाद इस तरह की जो घटना है वो काफी हद तक कम हुई। लेकिन अब एनपीसीआई काफी ज्यादा सख्त रवैया अपना रहा है, और इसका आप सभी लोगों को पता है कि मनी ट्रांसफर में किस तरह से नियमों में बदलाव किया गया है आरबीआई के द्वारा और एनपीसीआई के द्वारा। इसके अलावा जो मनी ट्रांसफर के जो चार्जेस है 1.2% करने के बाद में इस बिजनेस को जो पूरी तरह से जो है समझ लीजिए कि आप बर्बादी कर दिया गया है। लेकिन इस पर भी एपीएस पोर्टल जो कंपनी है उन्होंने काफी ज्यादा जो समाधान निकाले, इसके बारे में हम किसी अगले वीडियो में बात करेंगे। आज मैं आपको एनपीसीआई के कुछ ऐसे गाइडलाइन बताने वाला हूँ जिनको आप सभी रिटेलर्स को फॉलो करना है। और इसके अलावा जो भी रिटेलर हमारे चैनल पर नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आप लोग नए रिटेलर्स है, आपको कुछ नियमों की जानकारी नहीं है तो जो आपको होनी जरूरी है। सबसे पहली जो जानकारी है कि जितने भी एपीएस पोर्टल है, एक फिनो पेमेंट बैंक को छोड़कर बाकी जितने भी एपीएस पोर्टल है उन सभी पोर्टल पर आपको आधार कार्ड नंबर के साथ में कस्टमर की और एक चीज जो है वो वहां पर फिल करनी होती है, वो होता है कस्टमर का मोबाइल नंबर। लेकिन काफी सारे जो रिटेलर है अपना समय बचाने के लिए या फिर जल्दबाजी में वहां पर कस्टमर का मोबाइल नंबर न डालते हुए अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं, जिसके वजह से आगे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब वो क्या होगी इसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको हाईलाइटेड जो जानकारी हमारे पास प्राप्त हुई उनके बारे में बता दें। सबसे पहले आपको कस्टमर का एकदम करेक्ट मोबाइल नंबर ही डालना है। ध्यान रखिए दोस्तों, आप लोग एक एपीएस रिटेलर है, आपको अपना मोबाइल नंबर पोर्टल पर नहीं डालना है। जहां तक हो सके आप 99% जो है कस्टमर्स का ही मोबाइल नंबर वहां पर आपको डालना है। इसके अलावा दूसरी बात, एक आधार नंबर पर केवल आपको एक ही बैंक अकाउंट चेक करना है। कई बार कस्टमर आपके पास में आता है और अभी जो गवर्नमेंट के अलग अलग स्कीम चल रही है उसकी कंडीशन में भी जो कस्टमर है आपके पास में आता है और कस्टमर को ये पता ही नहीं होता कि उसका जो पैसा है वो किस बैंक अकाउंट में गया। तो कस्टमर आपके पास में आता है, वो पहले आपको बताता है कि मेरा अकाउंट जो है वो एबीसी बैंक में, आप वहां से पैसा निकाल लीजिए। उसके बाद में जब उसे पता चलता है कि उस अकाउंट में पैसा ही नहीं, तो आपसे कहता है कि आप बीबीसी बैंक अकाउंट में आप चेक कीजिए कि शायद उसमें मेरा पैसा आया। तो आप ऐसे जो मल्टीपल बैंक्स जो है वो आप बदल बदल कर जो आप कैश विड्रॉल करने का प्रयास करते हो, ऐसा भी आपको नहीं करना है। आपको कस्टमर से पहले ये पूरी तरह से कंफर्म कर लेना कि उसका पैसा किस बैंक अकाउंट। आप ऐसा एक बार या दो बार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बार बार वही गलती कर रहे हैं, मतलब आप पहले एबीसी बैंक का चेक कर रहे हैं, फिर आप एबी बैंक का चेक कर रहे हैं, बाद में आप सीसीबी बैंक का चेक कर रहे हैं, तो आप ऐसी गलती न करें। एक कस्टमर का आप ज्यादा से ज्यादा दो बैंकों में ही पैसा या तो चेक करें या फिर आप विड्रॉल करने का प्रयास करें। तीसरी जो कंडीशन है, ग्राहक की जो अगर फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रही है तो आपको मल्टीपल टाइम तक जो है उसका ट्रायल नहीं लेना है। जैसे पहले की कंडीशन में आपके पास अगर कोई कस्टमर आता था और अगर उसका फिंगरप्रिंट जो मैच नहीं होता था तो आप उसके 10 के 10 फिंगर लगाकर जो आप उसका चेक कर लेते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप लोग एयरटेल पेमेंट बैंक के रिटेलर हैं तो आपको मैं बता दूं कि वहां पर आप लोग 3 से 4 बार के ऊपर कस्टमर का फिंगर जो है वो अगर मिसमैच आता है तो आप वहां पर नहीं लगा सकते। कस्टमर अगले 24 घंटे तक जो वहां पर लॉक कर दिया जाता है। यानी कि अगर आपने किसी कस्टमर का फिंगर लगाया और उसके 3 4 बार अगर फिंगर मैच नहीं हो रहे तो उसके बाद उस कस्टमर को 24 घंटे के बाद भी आप उस पोर्टल को फिर से ट्रायल ले सकते हैं। लेकिन बाकी के जो मल्टी पोर्टल है जैसे स्पाइस मनी, प्रीमियर है, वहां पर आप लोग मल्टीपल पर टाइम तक फिंगरप्रिंट लगाकर बैलेंस चेक कर सकते हैं। लेकिन एयरटेल पेमेंट बैंक आपको बैलेंस भी चेक करने नहीं देता है। ये चीज मैंने पर्सनली जो है वो नोटिस की है और मैंने यूज भी किया है। इसके बाद जो आती है कि राशि निकालते समय 20 कम करके ना निकालें। जी हाँ दोस्तों, कई बार जो हम लोग क्या गलती करते हैं कि अगर कोई कस्टमर आता है तो वहां पर हम एक्स्ट्रा कमीशन जोड़ने के चक्कर में कस्टमर से जो है उस कमीशन के साथ में जो ये पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एनपीसीआई ने इस पर भी पहले एक गाइडलाइन जारी की थी। पहले क्या होता था दोस्तों
कि आप कस्टमर के अकाउंट से कितना भी पैसा इजीली विड्रॉ कर सकते थे, बिल्कुल फ्री हैंडेड। मतलब अगर आपके पास कोई कस्टमर आ रहा है कि आपको 1000 रुपये का विड्रॉ करना है, तो आप कस्टमर के अकाउंट से 1010 रुपये, 2020 रुपये, 3030 रुपये इस तरह का विड्रॉ कर लेते थे। लेकिन अब एनपीसीआई ने इस पर जो सख्त रवैया अपना कर ईपीएस पोर्टल कंपनियों को ही इसका ऑर्डर दे दिया है कि कस्टमर 50 के मल्टीपल में ही पैसा विड्रॉ कर पाएगा। अगर कोई कस्टमर चाहता है कि उसके अकाउंट से अगर उसे पैसा निकालना है, तो वो 50 रुपये तो विड्रॉ नहीं कर सकता है, लेकिन 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये इस तरह के अमाउंट में वो पैसा विड्रॉ कर सकता है। यानी कि अगर आपको पैसा विड्रॉ करना है 1000, तो आप 1100 रुपये या फिर 1050 रुपये तक का भी आप इसमें विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये नियम एनपीसीआई ने लागू कर दिया, ये आप सभी लोगों को पता है। नहीं तो पहले कई रिटेलर ऐसा काम करते थे जिसमें 1010, 2020 और ऐसे अलग अलग तरह के जो है आपको पैसा विड्रॉ करने की जो फ्री हैंडेड आपको पोर्टल पर ऑप्शन मिल जाया करते थे। लेकिन आप जब भी आप और अमाउंट निकालने का प्रयास करेंगे, तो वहां पर आपको क्लियरली लिखा आता है कि आप 50 रुपये से कम का अमाउंट जो वहां पर नहीं डाल सकते हैं। अब इसके अलावा ये तो हो गया एनपीसीआई के नियम। अब यहाँ पर आपको जिस भी कंपनी का आप पोर्टल यूज कर रहे हैं, उनके द्वारा भी कुछ आपको प्रिकॉशन जो बताया गया वो क्या है। तो लेन देन से पहले आप लोग अपने मोबाइल के नेटवर्क की जांच अच्छे से कर ले कि नेट आपका प्रॉपरली चल रहा है या नहीं। इसके अलावा जब भी आप कस्टमर का फिंगर लेते हैं, तो आपको हर बार बायोमेट्रिक डिवाइस का जो ग्लास होता है उसे कॉटन के कपड़े से जो साफ कर लेना है, जिससे कि जो कस्टमर का जो फिंगरप्रिंट मिसमैच की जो प्रॉब्लम आती है वो आपके सामने नहीं आनी चाहिए। तीसरी जो पॉइंट है, अगर आपका जो मिनी स्टेटमेंट जो होता है वो अगर फेल होता है, तो आप उसे बार बार चेक ना करें। और अगर आपका कोई ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है और कस्टमर के अकाउंट से अगर पैसा कट हो रहा है, तो आप लोग उसका मिनी स्टेटमेंट जरूर निकालें और चेक कीजिए कि क्या कस्टमर के अकाउंट से जो पैसा है वो कट हुआ है या नहीं हुआ है। इसके अलावा अगर ग्राहक अगर एपीएस सर्विस का इस्तेमाल करता है, तो वहां पर कई बार कुछ बैंक जो है वहां पर कस्टमर के अकाउंट से जो है पैसा जो है ऑटोमेटिकली काट ले रहे हैं। यानी कि बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पोस्ट पेमेंट बैंक हो गया, ये जो बैंक है दोस्तों कस्टमर के अकाउंट में और तीसरा सॉरी कैनरा बैंक है, तीनों बैंक का मैं नाम ले रहा हूँ। इसमें काफी सारे जो बैंक अकाउंट होल्डर है जिनका पैसा जो है, अगर आप कोई कस्टमर आपके पास में आ रहा है जैसे बैंक ऑफ इंडिया या फिर कैनरा बैंक का, तो वहां पर जब आप कस्टमर का 1000 रुपये विड्रॉ कर रहे हैं, तो वहां पर बैंक द्वारा 29 रुपये 50 पैसे का जो चार्ज है वो भी उससे लिया जा रहा है। तो ऐसी जो कंडीशन में है, जो कस्टमर कई बार रिटेलर के साथ में जो है वो बहस कर देता है। इसलिए आपको क्या करना है, कस्टमर को आपको पहले ही इसकी जानकारी दे देनी कि अगर आप लोग 1000 रुपये का विड्रॉ करेंगे, तो हो सकता है कि आपके बैंक अकाउंट से 25 रुपये प्लस जीएसटी का जो अमाउंट काटा जाए। और इसके अलावा जो लास्ट की जो गाइडलाइन है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, कस्टमर का कंप्लीट ट्रांजेक्शन होने के बाद आप जितने भी डीलर है उनको रजिस्टर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसके बारे में कई बार आपको शायद आपके ईपीएस कंपनियों ने भी बताया होगा, या फिर ये एनपीसीआई की सबसे हाईलाइटेड गाइडलाइन है। अगर आप लोग कस्टमर का पैसा विड्रॉ करते हैं, तो कस्टमर के लिए आपको एक रजिस्टर मेंटेन अपने पास करना जरूरी है कि आपने कस्टमर को पैसा दिया है और उसने आपके रजिस्टर में सिग्नेचर या फिर अपना फिंगरप्रिंट रजिस्टर में उसे लगाना बहुत जरूरी है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। और ईपीएस कंपनी आपसे क्या कहती है कि जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन कंप्लीट करते हैं, तो उसके बाद आपके पोर्टल पर एक ई रिसिप्ट जनरेट होती है, तो वो भी आप अपने कस्टमर को जरूर दीजिए। तो ये थे दोस्तों कुछ ऐसे नियम। इसके अलावा और भी एक जो नियम है कि अभी बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक जो है वो लाइव हो रहे हैं, किसी के पोर्टल पर काम कर रहे हैं, किसी के पोर्टल में नहीं कर रहे, तो बहुत ही जल्द हो सकता है कि ये आपके भी पोर्टल पर फिर से काम करना शुरू कर दे। हालांकि जो ये दावे किए जा रहे हैं स्पाइस मनी पे नियर बाय के द्वारा, वो फिलहाल काम नहीं कर रहे, हमने इसे लाइव चेक किया। लेकिन जैसे ये प्रॉपरली काम करना शुरू करते हैं, इसके बारे में हम आपको सेपरेट वीडियो बनाकर इसकी पूरी जानकारी जरूर देंगे। अब मैं बात करता हूँ, जो मैंने आपको पहला जो पॉइंट बताया था कि आपको कस्टमर का ही मोबाइल नंबर डालना है। कई बार कस्टमर गलती से या फिर जानबूझकर आपके बैंक में कंप्लेंट कर देता है जाके कि मैंने एबीसी एपीएस रिटेलर के पास में जाकर अपना 1000 रुपये का विड्रॉल किया था, लेकिन वहां पर उसने हमें ये बताया कि नेटवर्क का प्रॉब्लम है और उसने हमें पैसा नहीं दिया है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि उस ट्रांजेक्शन पर जो चार्ज बैक की कंप्लेंट लग जाती है, और ये जो कंप्लेंट है आपके पास आने में लगभग 45 दिन से लेकर तो 60 दिन का समय लग सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग न तो रजिस्टर मेंटेन करते हैं और न ही आपके पास कस्टमर की कोई डिटेल होती है। तो इसीलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि आप अगर रजिस्टर एक बार का न भी मेंटेन करें, तो कम से कम आप कस्टमर का मोबाइल नंबर जरूर पोर्टल पर डालें, जिसके माध्यम से अगर फ्यूचर में ऐसी कोई कंप्लेंट आती है, तो आपको कस्टमर को ढूंढने के लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। सीधा आप पोर्टल पर उसके उस मोबाइल नंबर पर फोन करेंगे और आप कस्टमर को कहेंगे कि आप हमारे काउंटर पर आइए, और वहां पर हम आपको आपकी कंप्लेंट डिटेल लेंगे और आपका जो प्रॉब्लम है उसको हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ध्यान रखिए कि चार्जबैक की कंप्लेंट को आप इजीली न लीजिए।
क्योंकि इसमें आरबीआई का एक बहुत ही पेचीदा नियम है, जिसकी वजह से आपको जो भारी भरकम पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप 500 रुपए का ट्रांजेक्शन करते हैं तो हो सकता है कि आप पर 5,000 रुपए की भी पेनल्टी लगाई जा सकती है। इसीलिए मैं आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली कह दे रहा हूँ कि अगर आपको 5,000 की पेनल्टी से बचना है तो आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर आपके रजिस्टर में भी एंटर करना है, और इसके अलावा आपके पोर्टल पर भी आपको वहां पर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा रजिस्टर में उसका सिग्नेचर, या फिर अगर उसे सिग्नेचर करना नहीं आती है तो आप उस पर अपना फिंगर, उसमें आप कस्टमर का फिंगरप्रिंट जरूर लगाएं। यह मैं बिल्कुल अपने हर वीडियो में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक हाईलाइटेड गाइडलाइन है, जिसको आपको जरा भी भूलना नहीं है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो किसी और रिटेलर के काम आ सकता है तो वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।